जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में समय अब बहुत कम है और इस कम समय में संपूर्ण विज्ञान का संपूर्ण रिवीजन करने के लिए एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वाली क्लास में आपके लिए लेकर आ गया हूं। क्योंकि समय साथियों वाकई में कम है और इसलिए इन प्रश्नों को मैंने वन लाइनर में साथियों रखा है। तो आप सभी लोग इन सभी के सभी सवालों को देखिए, इनको तैयार कीजिए, क्योंकि आपको अपनी शिफ्ट में साथियों यहां से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो साथियों सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। पहला सवाल है करके द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो साथियों किलोग्राम यानी कि केजी ये द्रव्यमान का मात्रक है। समय का अगर मात्रक पूछे तो सेकंड आपको बताना है। लंबाई का अगर मात्रक आपसे पूछे तो मीटर आपको बताना है। और विद्युत धारा का मात्रक अगर आपसे पूछे तो एम्पियर बताना है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर आपको बताना है। साथियों मैंने टॉपिक वाइज यहां पर क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना। तो ताप का मात्रक आप लोग ध्यान रखेंगे केल्विन होता है। अगर आपसे पूछे पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर का मात्रक क्या होगा तो आपको मोल बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा तो आपको साथियों कैंडेला बताना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विज्ञान के रूप में जीव विज्ञान का अध्ययन किस महान यूनानी दार्शनिक के द्वारा पौधों तथा पशुओं के अध्ययन से शुरू हुआ। तो मैं कहूंगा अरस्तु आपका जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विज्ञान के रूप में जीव विज्ञान का अध्ययन किस महान यूनानी दार्शनिक के द्वारा पौधों और पशुओं के अध्ययन से शुरू हुआ तो अरस्तु साथियों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जंतु विज्ञान यानी कि ज़ूलॉजी के या जूलॉजी के पिता आपसे पूछा जाए तो अरस्तु आपको बताना है। या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था तो मैं कहूंगा 1802 में किया गया था बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, और लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। लोग बढ़ते हैं अगले नंबर के सवाल की तरफ। यह सवाल हो चुका था कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। अगर आपसे पूछा जाए वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। क्या कार्ल लिनियस को साथियों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है तो कार्ल लिनियस को ही साथियों वर्गीकी का जनक यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। साथियों ये सवाल आपके आते हैं, हर एक एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं और बच्चा साथियों इनको गलत करके आ जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यानी कि अगर आप आसान क्वेश्चंस को गलत करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको पकड़ बनाना है अपने आसान क्वेश्चंस पर और मॉडरेट क्वेश्चंस पर। भले जो 10 से 15% आपके जो हार्ड क्वेश्चंस आए उनको अगर छोड़ दो तो उनसे कभी किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता है साथियों आरआरबी टेक्नीशियन में। तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को आप देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा। देखिए जीवाश्मिकी का जनक अगर आपसे पूछे तो जॉर्ज कुवियर आपको बताना है, जॉर्ज कुवियर। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको एग्जाम से पहले पहले जो वीडियोस दी जाएंगी, जो क्लासेस दी जाएंगी, वो कंटेंट को पढ़िए क्योंकि कंटेंट आपका वही आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि चुनिंदा चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अधिक नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम के अब कम समय है तो बहुत ज्यादा बर्डन आप पर डाल दूं। तो वही चीजें साथियों पढ़ा रहा हूं जो एक्सपेक्टेड है, जो संभावित है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। चलिए तो हमारा शरीर जिन अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है उसको क्या कहा जाता है, उसको कोशिका कहा जाता है, यानी कि उसको सेल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जीव शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवंशिक इकाई को क्या कहा जाता है, इसको भी साथियों कोशिका कहा जाता है। बस क्या देखिए फर्क क्या होगा, मैंने आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे ए बी सी डी। किसी ऑप्शन में साथियों ये कोशिका लिखा होगा, बाकी 3 ऑप्शन में कुछ और होगा। तो बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं और राइट आंसर दिखा रहा हूं, बाकी एग्जाम में 3 और ऑप्शन इसके साथ में होंगे, लेकिन आपको चयन उसका करना है जो राइट आंसर आपका होगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि सन 1665 में किसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना की खोज की और कोशिका नाम दिया तो रॉबर्ट हुक ने साथियों कोशिका की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने की। या ऐसे पूछा जाए कि 1665 में किसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना की खोज की, कोशिका इसको नाम दिया तो रॉबर्ट हुक आपको बताना है, जैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछे। उसके बाद देखिए लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय व आंतरीय ग्रंथियां, ये किस प्रकार की ग्रंथियां तो मैं कहूंगा ये पाचन ग्रंथियां, ये सभी ग्रंथियां पाचन का काम करती हैं। चलिए भाई यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो मैं कहूंगा यकृत यानी कि लीवर, यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है। और पाचन तंत्र से संबंधित कौन सी पाचन ग्रंथि उदर गुहा में डायाफ्राम के पीछे स्थित होती है व आमाशय के कुछ भाग को ढके रहती है तो उसको यकृत कहा जाता है। यह भी अच्छा सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है कि किस पाचन ग्रंथि के द्वारा
पित्त रस का स्रावण होता है, तो मैं कहूंगा यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यकृत की अगर बात करते हैं साथियों, इस ग्रंथि के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस कहां जमा होता है, तो मैं कहूंगा पित्त रस साथियों पित्ताशय में जमा होता है, जो यकृत से निकलता है। कौन सा पाचन रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, तो जो पित्त रस होना, पित्त रस साथियों ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अब उसके बाद देखिए, किसी विशेष दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसको ही तो साथियों विस्थापन कहा जाता है। किसी विशेष दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन किस प्रकार की राशि है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये अदिश राशि नहीं है, बल्कि ये सदिश राशि है। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों विस्थापन का परिणाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको विस्थापन का परिणाम कहा जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की अल्पतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल सही। न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था अथवा विराम अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा नियम है, तो गति का प्रथम नियम ये कह रहा है। यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में तब तक बनी रहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखिए, अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो ये गति का प्रथम नियम एक तरीके से इसके अकॉर्डिंग ये होता है। किस प्रकार का जड़त्व किस प्रकार का जड़त्व किसी वस्तु की विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी कि किसी प्रकार का जड़त्व किसी वस्तु की विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो विराम का जड़त्व उसे कहा जाता है। यानी कि जब रुकी हुई बस अचानक चलना शुरू कर देती है तो किसकी वजह से बस में खड़े व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, तो इसी को साथियों विराम जड़त्व कहा जाता है। क्या इसी को साथियों विराम जड़त्व कहा जाता है। यानी कि किस जड़त्व के कारण पेड़ को हिलाने पर पत्तियां व फल पेड़ की डाल से गिर जाता है, तो इसको भी ये भी किस वजह से होता है, विराम जड़त्व, क्योंकि वो विराम रुकी हुई अवस्था में और एकदम उसको चला दिया गया इस वजह से साथियों। ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेंगे कि एक छड़ी से गर्म कंबल को पीटने पर किस जड़त्व के कारण, मैं कहूंगा विराम जड़त्व के कारण, इस कंबल के अंदर जो स्थित धूल के कण है वो गिरने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कोई कंबल है, इस पर जब कोई लाठी है, कोई स्टिक है, कोई मारो तो जो इसके अंदर धूल होती है ना वो एकदम निकलने लगती है। चलिए, तो ये क्यों होती है, ये विराम जड़त्व के कारण होती है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। साथियों, धीरे धीरे मैं लेवल उठाऊंगा, आपका विज्ञान का धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा। चलिए, यानी कि किस प्रकार का जड़त्व किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसको गति का जड़त्व कहते हैं। अभी था विराम का जड़त्व, अब यह है गति का जड़त्व। यानी कि किस प्रकार का जड़त्व, तो गति का जड़त्व किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, जब कोई बाह्य बल साथियों, ठीक है ना, बाह्य बल एक तरीके से जब नहीं लगता है ना, तो किसी वस्तु की गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध एक तरीके से गति का जड़त्व कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किस प्रकार का जड़त्व किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो यह साथियों गति का जड़त्व कहलाया जाता है। यानी कि किस जड़त्व, दूसरा एग्जाम्पल है ये गति के जड़त्व का, किस जड़त्व के कारण चलती हुई बस या रेल से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है यदि वह रेल या बस के साथ बस की दिशा में कुछ दूर ना भागे। अगर ना भागे ना साथियों तो वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व लगा हुआ होता है। किस बल के कारण ऊपर फेंका गया पत्थर धरती पर वापस आता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से साथियों धरती पर चीजें वापस आती हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन तो है नहीं साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर साथियों इस सवाल को देखिए, कह रहे कि किस बल के कारण उपग्रह ग्रहों के और ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो यह काम भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। किस बल के कारण आकाश गंगा के 150 अरब से भी ज्यादा तारे एक व्यवस्था में बने हुए हैं, तो यह काम भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। उसके बाद देखिए एक गणितीय नियम के जरिए किसने बताया कि विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अनंत दूरियों तक रहता है, तो यह किसने बताया साथियों? न्यूटन साहब ने यह बताया। उसके बाद
बाद देखिए न्यूटन से कई शताब्दी पहले किस देश में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की उत्पत्ति हो चुकी थी? तो अपने भारत में साथियों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद देखिए किस भारतीय विद्वान ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में लिखा था कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है? तो किस भारतीय विद्वान ने अपने ग्रंथ में लिखा था? साथियों भास्कराचार्य ने यह बात लिखी थी अपने ग्रंथ शिरोमणि में। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको द्रव्य कहा जाता है, उसको पदार्थ कह सकते हैं, उसको मैटर कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे कि द्रव्य किन तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो साथियों ठोस में, द्रव में और गैस में। द्रव्य की चौथी अवस्था किसको कहा जाता है? तो प्लाज्मा को कहा जाता है। यह भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे माना गया है? तो साथियों किसे माना गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को माना गया। किसको साथियों माना गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को माना गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, द्रव की वो अवस्था क्या कहलाती है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है? तो साथियों वो ठोस होता है। ठोस की अगर बात करें इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। उसके बाद देखिए द्रव की वह अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार उस पात्र के आकार जैसा हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वो द्रव होता है, द्रव। ठीक है ना। उसके बाद कह देखिए इस द्रव में और इस द्रव में फर्क है। ठीक है, द्रव की वो अवस्था क्या कहलाई जाती है जिसमें उसका आयतन, ये है लिक्विड वाला, क्या ये लिक्विड वाला है, और ये द्रव तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। तो इसके अंतर्गत तीनों आ जाएंगे द्रव के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत साथियों क्या आएगा? लिक्विड आएगा सिर्फ। क्या कहना है देखिए, द्रव की वो अवस्था क्या कहलाती है जिसमें उसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होते लेकिन वे उस पात्र के आयतन व आकार के जैसा हो जाता है, उसको साथियों गैस कहते हैं। देखिए गैस को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते। छोटा का मतलब यह है कि इसको कंप्रेस कर सकते हो, और जिस आयतन की चीज में गैस को डालोगे ना तो वो उसी प्रकार का हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, जिस सांचे में डाला जाएगी वैसे उसमें कंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद देखिए परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने 1808 में अपना सिद्धांत दिया और परमाणु को अविभाज्य बताया? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया और 1808 में अपना सिद्धांत दिया साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा आवेशित कणों से मिलकर बना है? तो यह बात किसने कही थी? जे थॉमसन ने कही थी। उसके बाद देखिए सबसे पहले किसने परमाणु की संरचना का एक प्रारूप दिया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका नाम है, और इन्होंने सबसे पहले परमाणु की संरचना का एक प्रारूप दिया था। उसके बाद देखिए परमाणु किन तीन मूल कणों से मिलकर बने होते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से साथियों मिलकर बने होते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले किसके परमाणु मॉडल प्रकाश में आए? प्रोटीन की व्यवस्था समझने में असफल रहे। तो मैं कहूंगा थॉमसन और रदरफोर्ड आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल प्रकाश में आए, प्रोटॉन की व्यवस्था समझाने में असफल रहे थे। किस डेनिश भौतिक विज्ञानी ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया? तो साथियों किस डेनिश भौतिकी विज्ञानी की बात चल रही है? नील्स बोर की बात चल रही है। उसके बाद देखिए विश्व का विशालतम जंतु कौन सा है? तो नीली व्हेल जो है ना, नीली व्हेल साथियों यह विश्व का सबसे विशालतम जंतु है। नीली व्हेल की लंबाई कितने मीटर होती है? तो साथियों 30 मीटर होती है इसकी लंबाई। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो नीली व्हेल की अगर बात करें सबसे बड़ा स्तनी है। सबसे विशालकाय स्तनी कौन सा है? तो हाथी है। और सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो साथियों अजगर है। ठीक है ना। ये सभी के सभी वन लाइनर चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन से, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। सबसे बड़ी मछली की अगर बात करें तो रिनोडॉन टाइपस की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी मछली है। और सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है? तो लीमर सबसे पुराना प्राइमेट है। सबसे बड़ा मोलस्क कौन सा है? तो साथियों ज्वाइंट स्क्विड क्या है? सबसे बड़ा मोलस्क है। सबसे पुराना ऑर्थोपोड कौन सा है? तो पेरीपेटस की अगर बात करें ये सबसे पुराना ऑर्थोपोड है। उसके बाद देखिए सबसे बड़े सिलेंट्रेट कौन सा है? तो साइनिया व जेलीफिश की अगर बात करें ये सबसे बड़े सिलेंट्रेट है। उसके बाद देखिए सबसे पुराना स्तनी कौन सा है? तो एकिडना है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे पुराना कपी कौन सा है? तो गिब्बन है। और विश्व में सबसे विषैला सर्प की अगर बात करें तो पेनिनसुलर टाइगर सर्प है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस है। विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? तो वोल्फिया है। और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लिशिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, सबसे छोटे बीज किस पादप के होते हैं? तो आर्किड्स के होते हैं। किसके साथियों? आर्किड्स के होते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा फल किस पादप का होता है? तो लोडोरिसिया का, जो एक तरीके से सबसे बड़ा जो होता है ना, ये सबसे बड़ा साथियों फल होता है किस पादप का? तो लोडोरिसिया का। उसके
उसके बाद देखिए मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि की अगर बात करें तो कौन सी है, तो साथियों स्टेपीज है। कौन सी है, स्टेपीज है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज ये कहां पर पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, यानी कि कर्ण में पाई जाती है और मध्य में पाई जाती है, मतलब कान के मध्य वाले भाग में। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर ये कहां पर पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है, जंघा भी कहते हैं। मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो साथियों 33 होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए भाई, किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, तो विटामिन होते हैं। किस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों पर वे नियंत्रण रखते हैं। तो किसकी बात चल रही है, विटामिन की बात चल रही है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है साथियों, ठीक है, शरीर, लेकिन शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों पर यह नियंत्रण करते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन को इनकी घुलनशीलता के आधार पर किन दो भागों में विभाजित किया गया है, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं। जबकि अगर बात करते हैं कि वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, तो कीड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और साथियों विटामिन ए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। साथियों पूरी विज्ञान के जो सबसे अहम, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उनको इस वीडियो में कवर अप किया गया। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, और मैं कहूंगा अब जो वीडियो आए, क्या अब जो साथियों वीडियो आए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, उसको भी आप जरूर देखा करिए, क्योंकि एक एक क्लास में साथियों मैं क्या ले लेता हूं, पूरी विज्ञान को ले लेता हूं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर की भी उसी में क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के भी, मैथ के भी। तो एक जो मॉडल पेपर वाली साथियों डेली आपकी वीडियो आती है ना, उसको जरूर लिया करिए। चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। संक्रमण का शिकार होना, संक्रमण का खतरा बढ़ जाना विटामिन ए की कमी से, और त्वचा में परिवर्तन भी विटामिन ए की कमी से ही आते हैं। विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि विटामिन ए आप कैसे ले सकते हैं, तो दूध से, घी से, मक्खन से, टमाटर से, पीले फल से, सब्जियों से, मछली के तेल से और अंडे की जर्दी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो मूंगफली से, तिल से, गेहूं से, दाल से, चावल से, खमीर से और सूखी मिर्च में भी विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राइबोफ्लेविन है। क्या, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तकरीबन 5.5 लीटर से लेकर 6.5 लीटर तक साथियों क्या होती है, मानव में रुधिर की मात्रा होती है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने फीसदी होती है, तो 7% होती है। ये हम लोग यहां पर कह सकते हैं, यानी कि अगर किसी का वजन 100 किलो है सपोज दैट, तो उसके पास 7 लीटर क्या होगा, ब्लड होगा। उसी प्रकार साथियों किसी का वजन कितना है, तो 50 किलो वजन तो बहुत कम होता है, तो वही लगभग 3.5-4 किलो के आसपास उसका होना चाहिए। लेकिन कोई अगर है तो तकरीबन वो 70 केजी के आसपास का है, तो नॉर्मल उसका वेट 65 से 70 कहलाएगा, और नॉर्मल ये आपका कहलाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कितना अधिक रुधिर होता है, तो 1 नहीं बल्कि आधा लीटर, ये लिखा हुआ 1/2 आधा लीटर अधिक होता है। रुधिर किनसे मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रुधिर का तरल यानी द्रव भाग क्या कहलाया जाता है, तो इसको प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के, ब्लड के तरल, ठीक है, यानी कि जो द्रव है एक तरीके से, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। रुधिर में कितना प्लाज्मा होता है, तो 60% प्लाज्मा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रुधिर के किस भाग में 90% जल और 10% अन्य पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो रुधिर के किस भाग में, मैं कहूंगा प्लाज्मा वाले भाग में। रुधिर के किस भाग में प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में साथियों एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं। रुधिर में रुधिर कणिकाओं की हिस्सेदारी कितनी होती है, तो 40% होती है। रुधिर के किस भाग को रुधिर का कोशिकीय भाग कहते हैं, तो रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, लाल, सफेद और
और प्लेटलेट्स। अब उसके बाद देखिए लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थिति किस लाल वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, तो मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर का रंग लाल होता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करते हैं कोशिका का उसके वातावरण के मध्य गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीकारक व ऊर्जा प्रदान करने वाली किस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिकों के टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं, तो यहां पर भी श्वसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया जिन अंगों द्वारा पूरी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें श्वसन अंग कहा जाता है। मनुष्य, मेंढक, पक्षी, छिपकली, पशु आदि में श्वसन अंग कहां से होता है, तो फेफड़ों से साथियों श्वसन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इन सभी में। चलिए उसके बाद देखिए साथियों 1902 में किसने एक मरीज की गृहिणी से पहला हार्मोन खोजा था, तो किसने ये काम किया था, स्टार्लिंग बेलिस ने ये काम किया था। स्टार्लिंग व बेलिस द्वारा खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा था साथियों, तो सिक्रेटिन था। क्या सिक्रेटिन था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1905 में किसने हार्मोन शब्द दिया, तो साथियों स्टार्लिंग ने 1905 में हार्मोन शब्द दिया। आंसर आपका हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन ने स्टार्लिंग हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों थायराइड की अगर बात करें यही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों पिट्यूटरी है। और किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आकस्मिक ग्रंथि भी कहा जाता है, तो एड्रिनल को आकस्मिक ग्रंथि भी कहा जाता है। आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं टिटनेस से। हैजा यानी कि कॉलरा किस जीवाणु से होता है, तो विब्रियो कॉलरी से होता है। यह भी आप लोग यहां पर याद रखें। उसके बाद देखिए साथियों चंद मिनट की अब क्लास बची है। देखिए हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत और आहार नाल होता है। आंत और आहार नाल होता है। टिटनेस की बात करें तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, और अगर हैजे की बात करें तो आंत और आहार नाल प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए साथियों कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी कौन से अंग का रोग है, तो ये डिप्थीरिया का रोग है। डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, साथियों श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी किस जीवाणु से होती है, तो बेसिलिस पर्ट्यूसिस से होती है। साथियों काली खांसी आप लोग याद रखेंगे। काली खांसी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र साथियों प्रभावित होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम कौन सा रोग है, तो ये सिफिलिस साथियों रोग है। उसके बाद देखिए सिफिलिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है सिफिलिस से। उसके बाद देखिए नाइसेरिया गोनोरी नाइसेरिया से कौन सा रोग होता है, तो साथियों गोनोरिया नाम का रोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि कोक्सीलिया बर्नेटी से कौन सा रोग होता है, तो क्यू फीवर होता है। उसके बाद देखिए पास्ट्यूरेला पेस्टिस से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग नाम का रोग होता है। और चेचक किस विषाणु से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है। चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पूरा शरीर प्रभावित होता है साथियों चेचक से। माता यानी कि चिकन पॉक्स किस विषाणु से होता है, तो वेरिसेला वायरस से होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। माता से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो संपूर्ण शरीर। और गलसोत किस विषाणु से होता है, तो मम्स वायरस से होता है। गलसोत से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। चलिए साथियों इतने ही क्वेश्चन है जो आपके सामने। खसरा किस विषाणु की वजह से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मोरबिली वायरस की वजह से खसरा हो जाता है। खसरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और पोलियो किस विषाणु से होता है, तो पोलियो वायरस से ही पोलियो विषाणु होता है। साथियों ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मैं कहूंगा चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। भले आरआरबी टेक्नीशियन अपनी शिफ्ट के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन अभी के लिए साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये समझ लीजिए वहां से पेपर में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे।